नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की तह तक जा रहे हैं जिसके बारे में बातें तो होती हैं, लेकिन अक्सर ऊपर ऊपर से। हाँ, मतलब पूरी सच्चाई शायद सामने नहीं आ पाती। बिल्कुल। हम भारत में सेक्स वर्क, मानव तस्करी और जो जबरन जिस्म फरोशी है, उसकी असलियत पर गौर करेंगे। वो सच्चाइयाँ जो अक्सर छुपी रहती हैं। जी। और इस गहरी पड़ताल के लिए हमने आधार बनाया है राज शमानी के YouTube चैनल पर गीतांजलि बब्बर के साथ हुई एक लंबी बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट को। अच्छा, गीतांजलि बब्बर जो कथा कथा संस्था चलाती हैं? हाँ, वही। कथा कथा जो है वो सालों से इन कोठों में फंसी महिलाओं और बच्चों के बीच काम कर रही है, उन्हें बाहर निकालने और एक नई शुरुआत देने में मदद करने के लिए। तो हमारा इरादा सिर्फ फैक्ट्स बताना नहीं है, बल्कि इस बातचीत से जो जरूरी सवाल उठते हैं, सिस्टम की जो परतें हैं, और सबसे बड़ी बात, इसमें जो इंसानी जिंदगियां उलझी हुई हैं, उनकी हकीकत को समझना है। सही कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा, एक आम सोच है, शायद फिल्मों वगैरह से बनी होगी, कि इस दुनिया में थोड़ा ग्लैमर भी है ना? और शायद कुछ औरतें अपनी मर्जी से भी आती होंगी। गीतांजलि ने भी शायद ऐसा कुछ बताया था, रेनो, अमेरिका का कोई किस्सा। हाँ, बताया था। एक लड़की का जिक्र था जो रात में मिली तो बहुत फैशनेबल, एकदम कॉन्फिडेंट लग रही थी। हाँ। लेकिन यही वो पहला पर्दा है जिसे गीतांजलि हटाती हैं, क्योंकि जब वो अगली सुबह उसी लड़की से मिली तो वो नशे के असर से बाहर थी, भूखी, बिखरी हुई हालत में। घर में पीने का साफ पानी तक नहीं था। मतलब रात का वो जो आत्मविश्वास था वो ड्रग्स का असर था। अच्छा, तो वो सिर्फ एक दिखावा था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जो बाहर से चमक रहा है वो अंदर से कितना खोखला, कितना मजबूर हो सकता है। और यही चीज आप देखिए दिल्ली के जीबी रोड जैसे इलाकों में भी होती है, जहां औरतें ग्राहकों को आवाज देती हैं। हाँ, पर वो उनकी पसंद नहीं होती, वो मजबूरी होती है। उन्हें बाकायदा डराया जाता है, ग्राहक नहीं लाएं तो खाना नहीं मिलेगा, पिटाई होगी, सजा मिलेगी। और जो ग्राहक है, वो इस दिखावे को, इस मुस्कुराहट को शायद सच मान लेते हैं। सोचते होंगे कि वो तो मदद कर रहे हैं, किसी की जरूरत पूरी कर रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा भ्रम पाल लेते हैं, जबकि वो औरतें तो बस उस सजा से बचने के लिए या शायद नशे के असर में खुश दिखने का नाटक कर रही होती हैं। ये जो खुश दिखने का नाटक है, ये अपने आप में बताता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से हालात हैं, कैसे वो इस भयानक जाल में फंस जाती हैं। इसके देखिए, इस बातचीत से कई रास्ते सामने आते हैं। एक तो बहुत कॉमन है, कच्ची उम्र में, मतलब 10-12 साल की बच्चियों को बहला फुसलाकर या बेच कर ले आना। सिर्फ 10-12 साल की उम्र में? हाँ, अच्छी जिंदगी, अच्छे कपड़े, खाना, इन सब का लालच देकर उन्हें तो अंदाजा भी नहीं होता कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। और कुछ तरीके तो इससे भी ज्यादा, मतलब दिल दहलाने वाले हैं। जैसे वो एक कहानी थी जिसमें पति ही। अरे हाँ, वो तो मतलब सोचकर भी अजीब लगता है। शादी हुई, बच्चा हुआ और पति ने उसे 18 दिन के बच्चे के साथ कोठे पे बेच दिया, पैसे लिए और गायब। हे भगवान, ये तो भरोसे का कत्ल है एक तरह से। बिल्कुल। और फिर कुछ और मामले हैं, जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश की बेड़िया कम्युनिटी का जिक्र आया बातचीत में। हाँ हाँ। वहां इसे एक तरह से सामाजिक पारंपरिक ढांचे में ढाल दिया गया है। मतलब छोटी बच्चियों के सामने दो ही ऑप्शन रखे जाते हैं, या तो शादी करके घर संभालो, चूल्हा चौका करो, या फिर इस धंधे में आ जाओ, सज धज कर रहो, घूमो फिरो। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि इस चमक दमक की कीमत क्या होगी। बिल्कुल नहीं। तो 9-10 साल की बच्ची क्या चुनेगी? उसे तो चमक दमक ही आकर्षित करेगी ना, बिना ये जाने कि इसका अंजाम क्या है। और इस शोषण को, इसे और तेज करने के लिए, जैसा गीतांजलि ने बताया, बहुत छोटी उम्र की बच्चियों को हार्मोन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। हाँ, ये एक और भयानक सच है, ताकि वो वक्त से पहले बड़ी दिखें, उनकी कीमत ज्यादा मिले बाजार में। 11-12 साल की बच्ची को इंजेक्शंस दे देकर 14-15 साल तक ऐसा बना दिया जाता है कि वो शरीर से 23-25 साल की लगे। ये तो शरीर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ है। बिल्कुल। और एक बार वो इस सिस्टम में फंस गई तो फिर कोठे के अंदर की जो रोज की जिंदगी है, हाँ, उसकी कल्पना करना भी सच में मुश्किल है। हाँ, वो रोज का नरक। गीतांजलि के अनुभवों से जो पता चलता है, वो तो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। एक दिन में 30-40 ग्राहक, ये आम बात है। हाँ, आम बात। एक महिला ने तो 70 क्लाइंट्स तक की बात बताई थी। आप सोचिए शरीर पर इसका क्या असर होता होगा। वो इसे जिंदा लाश जैसा महसूस होना बताती हैं। और शारीरिक हिंसा, मारपीट? वो तो रूटीन है। मारपीट इतनी होती है कि शरीर पर हमेशा नील पड़े रहते हैं। कभी कभी तो क्रूरता की हदें पार हो जाती हैं, जैसे ब्रेस्ट काट देना, हे भगवान! खाना ना देना। ये एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता है सजा देने के लिए। एक दीदी ने बताया कि वो कैसे टॉयलेट के फ्लश टैंक में पन्नी में रोटी छिपाकर रखती थी, ताकि भूख लगने पर छुपकर खा सके। हाँ,
ये उनकी रोज की लड़ाई है, सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई। एक 16 साल की बच्ची का जिक्र भी था बातचीत में, जो अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रही थी। हाँ, कलकत्ता के वॉलंटियर्स की मदद से टूटी फूटी अंग्रेजी, लेकिन हर घंटे उसे कई बार उठकर जाना पड़ता था ग्राहक के पास। वो जाते थी, फिर वापस आती, हाथ मुंह धोती और फिर किताब खोल लेती थी। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे वो छोटे छोटे सपने पालती हैं और कैसे वो रोज कुचले जाते हैं। और एक अजीब बात ये भी है कि जीबी रोड के कई कोठों में, गीतांजलि ने बताया, सुंदर मंदिर भी बने हुए हैं। हाँ, ये विरोधाभास वाकई अजीब है। पूजा भी हो रही है और वहीं पर ये सब भी चल रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि कोई भी औरत वहां एक पल भी नहीं रुकना चाहेगी, पर फिर भी वो निकल क्यों नहीं पाती? क्या सिर्फ डर ही वजह है, या कुछ और भी है जो उन्हें वहां बांधे रखता है? डर तो है ही, बिल्कुल है। लेकिन गीतांजलि की बातचीत से साफ होता है कि ये सिर्फ डर नहीं है। ये डर, ट्रॉमा और पूरे सिस्टम का एक मजबूत गठजोड़ है। और इस गठजोड़ में पुलिस की भूमिका, वो अक्सर मददगार की नहीं होती। हाँ, ये एक कड़वा सच है जो बार बार सामने आया। अगर कोई महिला हिम्मत करके पुलिस के पास चली भी जाए या कोर्ट में कह दे कि मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं, तो मालिक उसे बुरी तरह पिटवाते हैं। मालिक को पता कैसे चलता है? कई बार तो पुलिस वाले खुद मालिक को फोन करके बता देते हैं। क्या? पुलिस वाले? हाँ, ऐसा गीतांजलि ने बताया। और अगर कोई ईमानदार अफसर कुछ करना भी चाहे तो उसका तबादला करवा दिया जाता है। सिस्टम का ये पहलू बहुत बहुत निराशाजनक है। और भागने की कोशिश करने का अंजाम तो मौत भी हो सकता है। वो एक लड़की की कहानी थी ना, जिसने भागने की कोशिश की थी, पकड़ी गई और मालकिन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दिलवा दिया। कई सीढ़ियां लुढ़क कर वो मर गई। और फिर मालकिन ने बाकी लड़कियों से पूछा। हाँ, पूछा और किसी को भागना है। आप सोचिए, इस तरह का खौफनाक उदाहरण जब सेट कर दिया जाता है तो कौन हिम्मत करेगा भागने की? रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। और फिर मदद के लिए ऊपर देखना, जैसे एमएलए या डीएम तक पहुंचना, वो भी अक्सर बेकार साबित होता है। मतलब उन्हें पता ही नहीं होता या वो कुछ करना नहीं चाहते। गीतांजलि का अनुभव था कि एक एमएलए को पता ही नहीं था कि उनके इलाके में ये सब चल रहा है, जबकि वो सालों से वहां के प्रतिनिधि थे। और एक और बहुत बड़ी दिक्कत है पहचान का संकट। पहचान का संकट मतलब ज्यादातर महिलाओं के पास कोई सरकारी कागजात नहीं होते, आधार कार्ड, वोटर आईडी, कुछ नहीं। जब उन्हें बेचा जाता है या लाया जाता है तब इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता ना। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि वो सरकारी गिनती में ही नहीं है, अदृश्य है। और जब वो है ही नहीं रिकॉर्ड में, तो उनके अधिकार भी मायने नहीं रखते। तो फिर ये जो पुलिस रेड्स या रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं जिनका हम अक्सर सुनते हैं, क्या वो कोई समाधान है? इस पर गीतांजलि का क्या कहना था? देखिए, गीतांजलि इस पर भी सवाल उठाती हैं। वो बताती हैं कि रेड के बाद क्या होता है। महिलाओं को सरकारी शेल्टर होम भेजा जाता है, नारी निकेतन। हाँ, नारी निकेतन।